भारत देश की राजधानी दिल्ली से भी छोटा सिंगापुर कभी झुग्गी झोपड़ियों वाला देश हुआ करता था। सिंगापुर देश में एक समय केवल झुग्गी झोपड़ियां ही हुआ करती थी। एक समय सिंगापुर में लोग झुग्गियों में ही रहने को मजबूर थे और उस समय आम आदमी की जरूरतें भी वहां पर पूरी नहीं हो पाती थी। फिर अचानक क्या हुआ जिसके बाद सिंगापुर अमीर देशों में से एक बन गया है। साल 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर में हर 6 में से एक घर करोड़पति है। अब सवाल उठता है कि ये कैसे हुआ। सिंगापुर 1963 में ब्रिटिश राज से आजाद हुआ। वहां बहुत गरीबी थी, लेकिन तब 3 दशकों में दुनिया के अमीर देशों में अब सिंगापुर की गिनती होने लगी है। साल 2023 में पर कैपिटा जीडीपी के मामले में अमेरिका से भी आगे है सिंगापुर। अब साल 2030 तक अनुमान है कि दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति इसी देश में होंगे। हालांकि अब भी वहां करोड़पतियों की कमी नहीं है, इस मामले में अब भी वो दूसरे नंबर पर है। सिंगापुर के पास सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज जैसे तेल के कुएं भी नहीं हैं और ना ही कोई नेचुरल रिसोर्सेज है। फिर भी एक छोटा सा देश इतना अमीर और सुविधा संपन्न कैसे बन गया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बात को समझेंगे कि एक छोटा सा बिना संसाधनों वाला देश इतना अमीर कैसे बन गया। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइफ। सिंगापुर जब आजाद हुआ तो लोग गरीबी से बेहाल थे, लेकिन अब इस देश की गिनती चुनिंदा रईस देशों में होती है। सिंगापुर जैसे इस छोटे से मुल्क को दुनिया के नक्शे पर एक कामयाब देश के तौर पर स्थापित करने का श्रेय सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू को ही जाता है। भारत के दक्षिण पूर्व की तरफ मलेशिया है और उसके दक्षिण में एक छोटा सा देश है सिंगापुर। छोटा सा आइलैंड है, क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो दिल्ली से भी आधा है। इतना छोटा कि एक दिन में ही पूरा देश घूमा जा सकता है। सिंगापुर 1963 में जब आजाद हुआ तब यहाँ बहुत गरीबी थी। ज्यादातर आबादी झुग्गियों में रहने को मजबूर थी क्योंकि उनके पास अपने घर नहीं थे। बाकी एशिया की तरह सिंगापुर भी लंबे समय तक ब्रिटेन के शासनकाल के अधीन रहा। 11 अप्रैल 1959 को सिंगापुर को पहली बार सेल्फ रूल का अधिकार मिला। हालांकि इसके कई साल बाद तक विदेश नीति का कंट्रोल ब्रिटेन के पास ही था। इसी साल सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री बने ली कुआन यू। ली एक ऐसे समय में प्रधानमंत्री बने जब देश की इकोनॉमिक स्थिति खस्ता हाल थी, लिहाजा देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए उन्हें सब कुछ शुरू से करना पड़ा। इसमें पहला कदम तो पड़ोसी देशों से बेहतर संबंध स्थापित करना था। यहां पर भी उनको निराशा हाथ लग रही थी क्योंकि पड़ोस में था मलेशिया, जहां मलय और बाहरी लोगों का मुद्दा उस समय जोर पकड़ा हुआ था क्योंकि सिंगापुर में रहने वाले अधिकतर लोग चीन से आए थे जो मलेशियंस को पसंद नहीं थे। प्रधानमंत्री ली कुआन यू ने 1963 में इस समस्या को खत्म करने के लिए सिंगापुर का मलेशिया में विलय करा दिया, पर यह गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं चला। आर्थिक से लेकर राजनीतिक मतभेदों की वजह से सिंगापुर 9 अगस्त 1965 को मलेशिया से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। ली कुआन अब पहले से भी ज्यादा मुश्किल में थे। इसका अंदाजा वर्ल्ड बैंक की उस समय की एक रिपोर्ट से लगा सकते हैं, जिसके मुताबिक 1965 में सिंगापुर की करीबन आधी आबादी अशिक्षित थी और प्रति व्यक्ति जीडीपी $500 से भी नीचे थी। अब सिंगापुर के इस खस्ता हाल के पीछे भी ब्रिटेन का ही हाथ था। ब्रिटेन ने करीबन 150 साल तक सिंगापुर को ट्रेड पोर्ट के रूप में इस्तेमाल किया था। चाय, कपास, अफीम ऐसी बहुत सारी चीजें भारत से सिंगापुर होते हुए चीन भेजी जाती थी। अफीम और नशीली दवाओं का उस समय बहुत क्रेज सिंगापुर में देखने को मिला, जिसकी वजह से वहां क्राइम रेट बढ़ने लगा। और जब ब्रिटेन को लगा कि सिंगापुर अब उनके लिए फायदे की जगह नुकसान का सौदा है और वहां पर उनका पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, तो उन्होंने सिंगापुर को छोड़ने का निर्णय ले लिया। सिंगापुर एक गरीब देश तो था ही, लेकिन उसको इस गरीबी से बाहर निकालना उतना ही कठिन भी था। इस बात को इस तरह समझ सकते हैं कि बहुत कम जनसंख्या वाला एक छोटा सा देश था, चुनौतियां बहुत थीं, काम बहुत करना था। पहले प्रधानमंत्री ली को इसके लिए बहुत सारी रणनीतियां बनानी पड़ी। सिंगापुर के विकास में छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखा गया, जैसे लोगों को अच्छी अंग्रेजी बोलने पर जोर दिया गया। सिंगापुर में शिक्षा और अंग्रेजी बोलने पर खास ध्यान दिया गया। उस वक्त ली को यह अंदाजा था कि भविष्य में जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी तो उन्हें स्किल्ड और अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी और ये जरूरत सिंगापुर के लोग ही पूरा करेंगे। इसके लिए कड़ाई से लोगों को जागरूक भी कराया गया। गंदगी से भरे शहर को साफ सफाई के रास्ते पर लाया गया। साफ सफाई को लेकर के बेहद कड़े नियम बनाए गए। वहीं प्रधानमंत्री ली हमेशा से सिंगापुर के उद्योगों को प्रमुखता देते थे, जैसे टैक्स दर न्यूनतम रखी, आसान दरों पर लोन मुहैया कराए, जिसकी वजह से बिजनेस खूब फैले। यही नहीं, 1966 में सिंगापुर सरकार जमीन अधिग्रहण कानून भी लेके आई, जो कि सिंगापुर की तस्वीर बदलने वाली स्कीम मानी गई।
जमीन खरीद करके सरकारी मकान बनवाए गए ताकि लोग सस्ती दरों पर अपना घर ले सके और झुग्गियां खत्म हो सकें। इसके लिए एक अलग स्कीम भी तैयार की गई ताकि लोग बचत करना शुरू करें। हर कर्मचारी की 25% तनख्वाह सरकारी सेविंग्स में डाली जाती थी, जिसमें सरकार अपनी ओर से भी उतनी ही रकम देती थी। इस स्कीम के चलते सिंगापुर के 80% नागरिकों को अपना घर मिला और बचत के मामले में सिंगापुर दुनिया का अग्रणी देश बन गया। इसके बाद बारी आई बिजनेस कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो उस समय के प्रधानमंत्री क्वान ली ने बिजनेस की शर्तों में रियायत देकर फॉरेन कंपनीज को सिंगापुर बुलाना शुरू किया। ठीक इसी वक्त पर चीन में माओ द्वारा चलाई जा रही सांस्कृतिक क्रांति का भी फायदा सिंगापुर को मिला। निवेशकों ने हांगकांग और ताइवान से पैसा निकाल करके सिंगापुर, जो कि सेफ, छोटा और कन्वीनियंट था, वहां पर पैसा डालना शुरू किया। बाकी इलाकों से इन्वेस्टर्स का आना और बिजनेस समर्थक नीतियों के चलते महज 10 साल के अंदर ही सिंगापुर में बेरोजगारी दर लगभग 0 पर पहुंच गई। इस दौरान सिंगापुर ने हर साल 9% की अविश्वसनीय विकास की दर हासिल की। सरकारी अधिकारियों की तनख्वाह ऊंची थी और बहुत अच्छी थी और सख्त कानून बनाए गए ताकि भ्रष्टाचार न हो। 7 बार चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री ली ने जब 1990 में पद छोड़ा तो विश्व के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री थे। करीब 31 साल तक वो सिंगापुर की सत्ता पर काबिज रहे, लेकिन इस बीच उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे दमनकारी भी बताया गया। वो एक तानाशाह के रूप में भी जाने जाने लगे, जैसे चोरी या ड्रग्स के धंधों में जो लोग पकड़े जाते थे उनको जेल में डाल दिया जाता था। जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए भी कड़े नियम बनाए गए। प्रेस की आज़ादी पर भी लगाम लगाई गई। सरकार के खिलाफ बोलने वालों को चुप कराया जाता था। लेकिन जब ली से इन सब पर सवाल किया गया तो वो कहते थे कि जब तक कानून का राज नहीं होगा देश आर्थिक तरक्की नहीं कर सकता। जैसे जैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था बदली वैसे वैसे सिंगापुर भी बदला। अपने पहले 2 दशकों के दौरान सिंगापुर की अर्थव्यवस्था प्रतिवर्ष लगभग 10% की दर से बढ़ी। पहले सिंगापुर मसालों, टेन, रबर का व्यापार करता था, फिर ये फार्मास्यूटिकल्स में भी उतर गया। 1975 तक सिंगापुर में एक बड़ा औद्योगिक आधार स्थापित कर लिया गया। जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 1965 में 14% से बढ़कर 22% तक हो गई। सिंगापुर का जीवन स्तर अब फ्रांस जैसे बड़े और उच्च कोटि के जीवन शैली वाले देशों में गिना जाने लगा। जल्दी ये दुनिया के टॉप पर जाने के लिए सिंगापुर तैयार हो गया था। सिंगापुर में शिशु मृत्यु दर भी किसी भी अन्य देश की तुलना में तेजी से ठीक हो गई। 21वीं सदी में सिंगापुर व्यापार आदि के मामलों में रोल मॉडल बन गया। शिपिंग, पेट्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में अव्वल होने के चलते 54 लाख की जनसंख्या वाले एक छोटे से देश ने 2.5 लाख करोड़पति तैयार कर दिए। सिंगापुर एक स्टडी मॉडल है। सिंगापुर को अगर पढ़ा जाए तो पता चलेगा कैसे कड़ाई से छोटे छोटे नियमों का पालन किया जाए तो एक गरीब देश कैसे अमीर बन सकता है, कैसे अपनी किस्मत को ही बदल सकता है। तो आज के एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। तमाम और जानकारी और अच्छे अच्छे वीडियोस पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइफ।